चलिए आज हम लोग ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी मनुष्य में रीढ़ ना हो, रीढ़ की हड्डी ना हो, तो मनुष्य का पूरा ढांचा खड़ा नहीं रह सकता है। उसी प्रकार कार्बनिक रसायन में अगर अगर केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन ना हो तो समझिए कि केमिस्ट्री का कोई महत्व नहीं रह जाता है, यानी कि पूरी केमिस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। केमिस्ट्री का मूल रूप से 3 भाग है। हम लोग अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री के मूल रूप से 3 भाग हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मूलतः कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाग में जब हम आते हैं तो कार्बनिक यौगिक इससे संबंधित सभी चीजों को सीखते हैं, और तीसरा हमारा हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग उन दोनों की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कार्बनिक रसायन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विष्णु कुमार झा एलसीसी आप लोगों का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें प्राणी और वनस्पति यौगिकों के गुण, संरचना, उपयोग, संश्लेषण, नामकरण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन कहा जाता है। इन कार्बनिक रसायन वैसा रसायन है जिसमें हम सजीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और दुनिया में कार्बनिक रसायन की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक शब्द को जो डिफाइंड किया, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे जे बर्जिलियस, नाम था इनका जे बर्जिलियस। इन्होंने 1807 ईस्वी में, ठीक है, ऑर्गेनिक शब्द दिया, और जिसका की अर्थ होता है जीवों से संबंधित। किससे संबंधित? जीवों से संबंधित, जीवन से संबंधित, यानी जीवन से संबंधित जो चीजें हैं वो ऑर्गेनिक हैं। ठीक, इन्होंने नाम दिया। और 1815 में इन्होंने इस पे बहुत सोच विचार के एक सिद्धांत दिया जिसे हम जानते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? विटल फोर्स थ्योरी। तो विटल फोर्स थ्योरी क्या है? इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। सभी सजीवों में एक अदृश्य प्रकार की शक्ति पाई जाती है जिसके कारण उसमें कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। और उस समय लोगों ने सुना, इसे समझा, और तर्क की कसौटी पे इसलिए नहीं कस पाया क्योंकि उसके पास प्रमाण नहीं थे। तो इनकी ये जो सिद्धांत थे बहुत प्रचलित हुए कि हाँ, जितने भी जीवन हैं उस जीवों में कार्बनिक यौगिक पाया जाता है और यह एक अदृश्य शक्ति से बनता है। लेकिन अचानक ही वोटलर नाम है एक वैज्ञानिक का, इन्होंने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में अचानक से, अपने से नहीं बना रहा था, ये अचानक से बन गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अब हम लोग को बहुत सी ऐसी घटनाएं जीवन में हो जाती है जो अचानक से हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद पता चलता है कि ये कितनी आवश्यक थी। तो यहां भी एक अचानक सी घटना घटी। यहां क्या हुआ? अमोनियम साइनेट एक यौगिक है, इसका गर्म होने से यूरिया बन गया। ठीक है, आप यूरिया जान रहे हैं, यूरिया बन गया। यूरिया क्या है? ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक है। तो देखा गया कि भाई की कैसे कार्बनिक यौगिक तो बन जाता है प्रयोगशाला में भी, लेकिन उस समय ये बातें पॉपुलर नहीं हुई। बाद में, ठीक है, 1845 ईस्वी में, बाद में 1845 ईस्वी में एक हरमन कॉल्बे नामक वैज्ञानिक ने एसिटिक अम्ल बना दिया। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल बना दिया प्रयोगशाला में, और उसके बाद तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का बनना प्रारंभ हो गया, जिसके कारण इनका जो ये सिद्धांत था जीवन शक्ति का सिद्धांत, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, और आज कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों में है। तो मुख्य रूप से अब जो हम लोग सीखेंगे, मुख्य फोकस हम लोगों का होगा कार्बनिक यौगिकों के बारे में सीखेंगे, और यहां से हम लोगों का नोमेनक्लेचर मुख्य फोकस होगा। तो चलिए यहां से आगे चलते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है मिटाने के बाद, चलिए मिटा लिए हम लोग तेजी से, ये रहा। अब है कि इस दुनिया में कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक पाई जाती है। क्यों? कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ, या कार्बन का मतलब क्या हुआ? अगर हमारा जीवन भी
कार्बनिक चीज़ों यौगिकों से जुड़ा हुआ हमेशा से रहा, चाहे हमारा भोजन हो, हमारा शरीर में भी कार्बन है, हम जो कॉपी कलम यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें भी कार्बन है। ठीक है, तो यानी कि पूरे, अगर हम मकान बनाते हैं, लकड़ी की आवश्यकता होती है, उसमें कार्बन है, कपड़े पहनते हैं, उसमें कार्बन है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जीवन कार्बनिक यौगिकों से भरा हुआ है। तो सवाल उठता है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक पाई जाती है क्यों? ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक पाई जाती है, इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर सह संयोजक बंधन बनाकर भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार, मान लीजिए ये कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये सीधी श्रृंखला इसको बोलते हैं। ऐसे लेके ये देखिए, हमने इसे पूरी संयोजकता भर दी। हम लोग सीखेंगे कि ये चारों बगल क्यों दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सीधी श्रृंखला। ठीक है, सीधी श्रृंखला क्यों बोले? क्योंकि सभी कार्बन क्या है, एक सीध में है, एक सीध में है, तो इसको बोलेंगे सीधी श्रृंखला। दूसरा हमारा हो गया, सारे कार्बन एक श्रृंखला में दे देंगे और एक जो है हम इसमें नीचे से शाखा लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीधी और शाखित श्रृंखला। ठीक है, शाखा युक्त श्रृंखला हम लिख सकते हैं इसको, शाखा युक्त श्रृंखला। ठीक है, अच्छा, तीसरा एक और ले सकते हैं, कहाँ पे ले, यहाँ पे, चलिए तो यहाँ ले लेते हैं। इधर से भी कार्बन दे देते हैं, इधर से भी कार्बन दे देते हैं, इधर से भी कार्बन दे देते हैं। ठीक है, आइए ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बंद श्रृंखला। ठीक है, यानी कि चारों ओर से बंद है, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा बंद श्रृंखला। ठीक है, बंद श्रृंखला। एक कारण हुआ क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर सह संयोजक बंधन बनाता है, इसलिए दुनिया में कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक पाई जाती है। एक कंप्लीट। दूसरे कारण की चर्चा हम करते हैं, इसको आप नोट करते चले जाएं। ठीक है, दूसरा कारण है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन जो है समावयवता के गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बन समावयवता क्या है, चलिए देखते हैं। समावयवता, ठीक है, समावयवता क्या है? अगर कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र समान रहे और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो ऐसे यौगिक जो है समावयवी कहलाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं C2H6O, ये किसी यौगिक का अणुसूत्र है जिसमें कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है। अब आइए हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया CH3CH2OH, ठीक है, और ये हमारा हो गया CH3O और CH3, ठीक। तो इसमें देखते हैं कार्बन क्या है, 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एकदम जो चीजें इसमें है वही चीज इसमें है, बराबर। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कार्बन क्या है, 1 2 कार्बन, अच्छा, हाइड्रोजन 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि दोनों में बराबर है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। अब देखिए, एक ही अणुसूत्र का संरचना सूत्र अगर बदलने से अलग अलग तरह का यौगिक बन जाता है, यानी कार्बनिक यौगिक में जो होता है समावयवी गुण पाए जाते हैं। तो हमारा 2 कारण हो गया कि पृथ्वी पर कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक पाई जाती है, क्यों का, ठीक है। अब देखिए, हमारा तीसरा कारण है कि कार्बन जो होता है वो विद्युत धनात्मक, कार्बन जो होता है वो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के यौगिक के साथ सहयोग करता है। अगर कार्बन विद्युत धनात्मक कोई यौगिक ले लें, सपोज अगर कार्बन विद्युत धनात्मक ले लें CH4, इसमें हाइड्रोजन जो है ये कार्बन विद्युत धनात्मक है सर, सॉरी, हाइड्रोजन जो है वो विद्युत धनात्मक है सर। विद्युत धनात्मक का क्या मतलब हुआ? विद्युत धनात्मक का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर सकता है, धनायन बना सकता है, ठीक है, विद्युत धनात्मक हो गया। कार्बन अगर मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम के साथ भी कार्बन अगर सहयोग करता है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देता है, ठीक है, दान करता है और Na+ बनाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना दान करके H+ बनाता है, विद्युत धनात्मक। और विद्युत ऋणात्मक क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के यौगिक से के साथ CO2 इसके एग्जाम्पल हुए, CO हुए। तो कार्बन विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के यौगिक के साथ सहयोग करता है, इसलिए दुनिया में कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, यहां तक हो गया।
चाहे तो आप नोट कर लें, टोटल के टोटल। ठीक है, पहला कारण हो गया कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर सहसंयोजक बनाकर अधिक से अधिक बंधन का निर्माण करता है। दूसरा, समावयवता का गुण पाया जाता है इसमें। और तीसरा होता है कि ये विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों के साथ सहयोग करता है। और भी इसके बहुत से कारण हैं जिसके कारण कार्बनिक यौगिक की संख्या दुनिया में अधिक पाई जाती है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। पहले कार्बन को जान लेते हैं। हम लोगों का मुख्य होगा कि कार्बन क्या है। ठीक है, चलते हैं। कार्बन CAR ठीक है, कार्बन। आइए, संकेत जो इसका होता है, संकेत जो होता है वो C होता है। ठीक है, कार्बन का संकेत क्या होता है? C। और परमाणु संख्या जो इसका होता है वो होता है 6। ठीक है, अगर परमाणु भार की बात कर लें, ठीक है, भार की बात कर लें तो ये होता है 12। ठीक, अब अगर इसका कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे तो होता है 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, 2p2। अच्छा, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में जो है इसके ये जो होता है 1s में ये रहा 1s का ऑर्बिटल, ये 2s का ऑर्बिटल रहा और एक रहा 2p का ऑर्बिटल। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए, 2p में जो होते हैं वो 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, 1s में 1 ऑर्बिट, 2 ऊपर और 2 नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, इसमें भी एक ऊपर और एक नीचे। अब ई वाले की बारी, इसकी बारी अगर आती है तो इसमें जो है 2p का जो है हमारा ये रहा, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2। 2p में 2p2 है, 2p2 है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरा घर इसका खाली है। ये हुआ सामान्य अवस्था में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका कौन सा अवस्था, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है। उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है देखते हैं। ये 2s जो है, ये 2s, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। तो यहां पे सवाल उठता है कि सर उत्तेजित अवस्था क्या है, हमको समझाइए। उत्तेजित अवस्था क्या होती है? जब कोई तत्व से ये कार्बन को संयोग करना होता है, यौगिक बनाना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में 2s वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। ठीक है जी, अगर 1 मिनट पहले हम बना लें, 1s में हमारा है 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, और 2s में हमारा एक ही बचता है, 2p में हमारा 1 2, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, तो चला गया इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चला जाता है। अब जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गई? 4। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सीधा सा मतलब है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन देकर किसी से संयोग कर सकता है या यौगिक बना सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ। इसमें कोई भी तत्व अगर यौगिक बनाएगा तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वह यौगिक नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया? तो यानी कि यौगिक बनाने के लिए क्या चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए, सामान्य अवस्था में जो है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही है कार्बन में, लेकिन इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4 है। अच्छा, तो उत्तेजित अवस्था में इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो हो जाता है 4। इतने दूर हम लोगों का कार्बन का हो गया। यहां तक क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं ना? चलिए अब हम लोग यहां से आगे देखें।